हमारा टॉपिक है कर्म सिद्धांत। इसी साल जुड़ा है नए सिलेबस में कर्म सिद्धांत। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो परीक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से एग्जामिनर की एज होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी एज के पर्सन होते हैं पेपर बनाने वाले प्रोफेसर साहब, तो वो कर्म है, धर्म है, भाग्य है, नियति है, नैतिकता, इनको ज्यादा मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिट से अपना सवाल तो पक्का आएगा ही आएगा। साथ में शायद कर्म सिद्धांत पर सवाल आना चाहिए। इस पूरी यूनिट में एक तो कर्म सिद्धांत लिखा हुआ है अपना, कर्मा थ्योरी, कर्म सिद्धांत। एक लिखा हुआ है पुरुषार्थ, एक लिखा हुआ धर्म, एक लिखा हुआ पुरुषार्थ और एक लिखा हुआ आश्रम। ये जो चार बातें लिखी हुई है अपने तो पुरुषार्थ और आश्रम जब 2016 में सिलेबस होता था, शायद पोर्शन मुझे दिमाग ध्यान में नहीं आ रहा है, एथिक्स वाला किस में, उसमें ये यूनिट लगी हुई थी सिलेबस में, दोबारा से लगा दी। धर्म कभी नहीं रहा सिलेबस में और कर्म कभी नहीं रहा सिलेबस में, ये दोनों नए ऐड हुए हैं। इनमें भी अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म सिद्धांत को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ कर्मा इंपॉर्टेंट है। तो हम कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, कर्म सिद्धांत जो टॉपिक है इसके अलग अलग दृष्टिकोण है भाई। फिलोसॉफिक दृष्टिकोण इसका अलग है, सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण इसका अलग है, रिलीजियस धार्मिक दृष्टिकोण इसका अलग है, सामान्य दृष्टिकोण इसका अलग है। कर्म, अब कर्म को अगर बोला जाए तो इसको समझे हम तो कर्म का मतलब तो एक्शन होता है। जो कुछ हम करते हैं वो सारा क्या है, कर्म। एक्शन तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का रूल हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब एक्शन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एक्शन हम समाजशास्त्र में भी पढ़ते हैं, एक्शन हम फिलोसफी में पढ़ते हैं, एक्शन हम धार्मिक जो रिलीजियस दृष्टिकोण वहां भी पढ़ते हैं। क्योंकि टॉपिक समाजशास्त्र में लगा हुआ है इसलिए हम इसके दो एंगल यहाँ पे पढ़ सकते हैं कर्म सिद्धांत के। पहला इसका दृष्टिकोण जो हम देखेंगे वो देखेंगे फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल, या फिर हम इसको नैतिकता से जोड़कर देख लेंगे। नैतिकता, दर्शन, दार्शनिक पक्ष। आप भी जब इसको पढ़े तब दार्शनिक पक्ष, ऐसे तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, वहां भी ये योग की थ्योरी चलती है, योग की थ्योरी चली, कर्म की थ्योरी चलती है। एक इसका देखेंगे हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। पर चूंकि हम तैयारी RAS की कर रहे हैं तो हमें इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष देखना हो, कौन सा देखना है, प्रशासनिक। ये हमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है किसी भी बुक में, क्योंकि वो बुक RAS के लिए नहीं होती, वो तो थ्योरी दी होती है। हम इसमें एक प्रशासनिक एंगल और देख लेंगे कि हमारे प्रशासनिक रूप से कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है। पूछे या नहीं पूछे, हमें ये लिख के आना परीक्षा में। इससे दो सवाल बन सकते हैं कर्म सिद्धांत से, बनेंगे तो पहला बनेगा इसका डेफिनेशन क्या है, कर्म सिद्धांत का अर्थ क्या है। पहला सवाल अभी सिखा दूंगा आपको, उतना मेमोराइज कर लेंगे हम। सबसे पहला हम देखेंगे इसमें कर्म सिद्धांत का मीनिंग, अर्थ, एक बात। दूसरी बात हम देखेंगे कर्म सिद्धांत जो है, कर्म जो सिद्धांत है इसके तत्व कौन कौन से हैं, या इसको लेकर और कौन कौन से एलिमेंट हैं, या इसको लेकर और कौन कौन से सिद्धांत हैं, या इसके कौन कौन से सबसेक्ट्स कौन कौन से हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे कर्म असल में कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि इसका प्रशासनिक महत्व क्या है। इतने में टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये टॉपिक नया है, मैंने आपको पहले बताया भाई, शहरीकरण है, वैश्वीकरण है, नशाखोरी है, समस्याएं, इनको लेकर बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत होती है। वहां कंटेंट चाहिए, इसको समझाने की जरूरत होती है, क्योंकि कंटेंट के साथ साथ में इसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है।
अब हम सबसे पहले इसका देखते हैं मीनिंग। अब हो सकता है आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा चीजों को मानते हो सकता है नहीं भी मानते हो। हमारे लिए परीक्षा के लिए 50 वर्ड इंपॉर्टेंट है कर्म सिद्धांत को लेकर। 50 शब्द हमें निकालने हैं बस, छुट्टी। फिर आप चाहे इसका कितनी भी बड़ी व्याख्याएं करें, उनका इंपॉर्टेंस होगा नहीं, केवल हमें 50 वर्ड निकालने हैं। देखो यहां से एक एक लाइन याद करते चलना है, फिर ये टॉपिक याद हो जाएगा आपके। बहुत कंसाइज नोट्स इसके तैयार हैं, बस इतना ही पढ़ना है। पहली बात लिखी हुई है, ये भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है। हम सबसे सुनते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपने पहले बुरे कर्म किए तो उसका परिणाम आज आपको भोगना है, परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे, ये हर आदमी से सुनते हैं। तो हमारी जो दर्शन जो है, उस दर्शन का एक अगर फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देखें तो वो सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंगली, नैतिक कारणता पर आधारित है। नैतिक कारणता, कारण कार्य रिलेशन, जो एक्शन करोगे उसका परिणाम हमें मिलेगा। हम जो कुछ करेंगे उसके वो लौट कर आएगा हमारे पास में। आपको क्या लिखना है, ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। ये बहुत आधारभूत सिद्धांत है। ये इसका कीवर्ड है कि कारणता पर आधारित है। कारणता, कारणकारी, कॉजेशन थ्योरी बोलते हैं इसको। कॉजेशन थ्योरी, कॉजेशन थ्योरी। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता माना गया, जो अपने कर्म तथा परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी है। आपके पास जो रिजल्ट हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे, हम होंगे। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ एक्शन कार्य कर रहे हैं उसी का परिणाम हमें मिलने वाला है। जैसे आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, आज आप लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं भी बैठ के अगर पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छे नोट्स नहीं बना रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति समर्पित नहीं है, तो ये तय है कि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आना है। हम 1 साल बाद में कमरे में बंद करके रोएंगे कि ये भगवान मेरे साथ क्या हो गया। ये जिम्मेदार आप खुद है ही, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ताकि इसको आप डिनाई कर सकते हैं कि सर मेहनत भी करिए ईमानदारी से, पर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला, वो फिर आपके प्रारब्ध है, उसकी बात आगे करेंगे अभी। तो यहाँ ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता है। आप अपने एजेंट खुद हैं और वो स्वतंत्र है। जो करोगे उसका परिणाम हमें मिलेगा। थ्योरी कौन सी? कॉजेशन थ्योरी। कॉजेशन थ्योरी को हिंदी में कौन सा लिखना है? कारणता पर आधारित। कीवर्ड क्या लिखने परीक्षा में कि ये दर्शन का एक आधारभूत सिद्धांत है, जो कि कारणता पर आधारित है और मनुष्य को एक स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता माना गया है, जो परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। ये लाइन लिखनी है आपके, मतलब रट के। क्या बताओगे? पोजीशन थ्योरी लिखना है, कारणता लिख देना कि कारणता पर आधारित सिद्धांत है। इसमें मनुष्य को क्या माना गया है कि आप स्वतंत्र हो, नैतिक एजेंट हो, जो करोगे उसका परिणाम मिलेगा, उसके उत्तरदायी केवल आप होंगे और कोई नहीं होगा। यह सिद्धांत देखो क्या क्या कहता है, ये भाग्यवाद का खंडन करता है। पहली बात तो भाई ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में ये लिखा हुआ था, ये हो गया, ये बुरा हो गया, अच्छा हो गया ना। आपके कर्म का परिणाम आपको मिल ही रहा है, तो आपने एक्शन किया, उसका परिणाम है। ऐसा कुछ भी प्री डिटरमाइंडेड नहीं था, पहले से निर्धारित कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था। सक्रिय नैतिक जीवन को प्रोत्साहन करता है। भाई सीधा सा है, अच्छे बनोगे अच्छे परिणाम आएंगे। ये डायरेक्टली आपका जो एथिकल लाइफ है उसको प्रोत्साहित करता है। आज आप अच्छे बनो, आपको भविष्य में रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे परिणाम आपके पास निकल कर आएंगे। तो ये एक तो भाग्यवाद को तो खंडन कर दिया। आज आप सोए हुए हैं तो आगे मजदूरी करनी पड़ेगी, तय होगी ये बात। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बस सारा भाग्य पर निर्धारित है। दूसरा दूसरा ये सक्रिय नैतिक जीवन को प्रोत्साहन करता है। सीधा सा है, बुरा करेंगे बुरा परिणाम आ जाएगा, तो आप अभी अच्छे रहो ना, ताकि अच्छे परिणाम निकल कर आए सामने। व्यक्ति और समाज दोनों को नैतिक आचरण की दिशा प्रदान करता है कि आप नैतिक आचरण करो, अच्छे बनो, कर्म के प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। ये तो हुआ इसका
एक डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हो। एक अंतिम लाइन, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन, भाग्य और अनुभव का निर्माता होता है। तो कुछ आप आगे आपके भाग्य के, आपके जीवन के, आपके भविष्य के जो शेप दी जाती है, उस शेप के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और वो आपके कर्म पर निर्धारित है। यह सिद्धांत नैतिकता का मूल होने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन दर्शन को दिशा प्रदान करता है। ये हम इतना लिख दे तो काम चल जाए परीक्षा में। क्या क्या कीवर्ड्स हैं? जो रटेगा वो आगे जाएगा। किसको नहीं पता कर्म सिद्धांत क्या है? सबको पता, जो कर्म करे उसका परिणाम निकलेगा। पर एग्जामिनर को कीवर्ड्स चाहिए, कीवर्ड्स को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। उसमें पहला कीवर्ड क्या है? ये एक आधारभूत सिद्धांत है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल, आधारभूत। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये कोजेशन थ्योरी पर आधारित है, कारणता पर, कारणता पर आधारित कोजेशन थ्योरी पर होती है। इसके अनुसार मनुष्य को क्या माना गया? स्वतंत्र माना गया है और नैतिक माना गया है। स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता, एजेंट, नैतिक अभिकर्ता। और वो अपने भाग्य और भविष्य के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। आई रिपीट, आधारभूत सिद्धांत है, कारणता पर आधारित है, मनुष्य को स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता माना गया है, जो कि जो परिणाम आएंगे उसका उत्तरदायी वो स्वयं होगा। ये बात है एक पक्ष की। अच्छा, ये कुछ चीजों का खंडन करता है। वो खंडन में सबसे पहली बात कौन सी आई? भाग्यवाद। ये भाग्यवाद का तो क्या करता है? खंडन। और नैतिक जो सक्रिय लाइफ है, सक्रिय नैतिक जीवन है, उसको ये प्रोत्साहन करता है कि आप नैतिक रहे, नैतिक रहेंगे, परिणाम बेहतर होंगे। और एक अंतिम बात आप याद रखना चाहें यहाँ पे तो रख सकते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक दिशा का कार्य करता है। कुछ ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक दिशा देता है किस किस को? व्यक्ति और समाज को। अब कोई छोटा बच्चा पूछ ले कि कर्म सिद्धांत के बारे में बताओ, कीवर्ड तो आपको मिल गए, उनको बोलना कि ये हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलोसफी है, हमारा जो प्राचीन दर्शन ऐसा मान लो, उसका एक ये सिद्धांत है जो हमें बताता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो आप आज बो रहे हो वही आपको फल मिलेगा। और जो फल आपके हाथ में आ रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो जो कार्य आपने किया है उसके लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल केवल स्वयं है, आप है। इसका मतलब भाग्यवाद नाम की कोई चीज नहीं होती, सारा कर्म पर आधारित है, कॉजेशन थ्योरी पर आधारित ये सिद्धांत है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। इसके कुछ तत्व या फिर सिद्धांत है कर्म सिद्धांत के। एक तो नैतिक कारणता, एक निष्काम कर्म और एक धर्म कर्म और फल सिद्धांत। ये तीन याद करो। अंतिम इसमें एक बात याद करेंगे, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, फिर ये टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक, तो कर्म सिद्धांत के तत्व है। देखो, जैसे जो लास्ट क्लास अपनी थी उसमें मैंने को बताया कि उसमें समझाने लायक कंटेंट कम है। जैसे हमने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो पढ़ा उसको अच्छे से समझा, अच्छे से मेमोराइज किया, जाति वर्ग अच्छे से समझा, अच्छे से मेमोराइज किया। चाहे संस्कृतिकरण हो, चाहे चिंतक हो, अच्छे से तैयार किया। एक जो बीच में जो टॉपिक आया था अपना शहरीकरण का, लौकिकीकरण का, वैश्वीकरण का, आधुनिकीकरण का, उसको हमने थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्मेट में लिया क्योंकि ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसको हम पूरा डिटेल से मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, अब एक तो नैतिक कारणता, एक निष्काम कर्म और एक धर्म कर्म फल, ये तीन सिद्धांत आपको लिख के आने परीक्षा में। ज्यादा से ज्यादा जो हमें कंटेंट दिया वो 50 शब्द में आएगा। एक ही सवाल आएगा इससे, 50 में आपको पूरा कंटेंट अच्छे से व्यवस्थित कर लेना है। पहला सिद्धांत है नैतिक कारणता का। देखो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना, उदाहरण के साथ अपन समझते हैं। नैतिक कारणता वही है जो कॉजेशन थ्योरी है। ये कॉजेशन थ्योरी क्या कहती है? सबसे मूल आधार यही है, कारण और परिणाम का नैतिक नियम।
इसका नाम तो कारणता है, पर पूरा क्या है इसका? कारण और परिणाम, अर्थात एक्शन के बदले में रिजल्ट। हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है, तय है। जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, उसका परिणाम आएगा, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत पढ़ा रहा हूं, याद नहीं करा रहा हूं, तो उसका परिणाम मुझे अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा पढ़ा रहा हूं, उसका परिणाम मुझे अच्छा मिलेगा। पर यह तय है कि एक कर्म का रिजल्ट निश्चित है, परिणाम उसका निश्चित होता है। ये बात एक। तो दूसरी, ये केवल भौतिक कारणता नहीं बल्कि नैतिक कारणता है भाई। आपकी इनर एथिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें दिखती नहीं है पर वो हो जाती है। आपको लगता है देखो मैंने इसके चाटा लगा दिया, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं, अभी मेरे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं, मैंने तो चाटा लगा दिया। नहीं, ये आपने अपने कर्म की थ्योरी में, जो कर्म का आपका जो स्टोरेज था उसमें एक गलत कर्म ऐड कर लिया, उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। संसार नैतिक रूप से संगठित प्रणाली, इसमें कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, यह पक्का है। दागोर भूल जाओ, आपने जो नाग मिसाइल के बारे में पढ़ा है, आज आपने दागा है अभी तो भूल जाओ, वो मार के ही आएगा अगले को। ऐसा इसमें चलता है। कर्म किया है, परिणाम तय है। इसका मतलब कोई भी कर्म आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये थ्योरी है कॉजेशन थ्योरी, नैतिक कारणता। अकेला तो नहीं पूछेगा शायद परीक्षा में, बस वो पूछ लेगा कि नैतिक कारणता सिद्धांत, तो बोलना कर्म सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, उसका परिणाम निकलता है। केवल परिणाम भौतिक कारणता नहीं है बल्कि नैतिकता से जुड़ा हुआ बिंदु है। कैसे? इसका एक उदाहरण और लिख देना, ये दो उदाहरण लिख सकते हैं, पर कारण उसका परिणाम। अहंकार और अधर्मी था रावण, उसमें बहुत अहंकार था, उसने अधर्म किया, परिणाम क्या निकला उसका? उसका विनाश हो गया। प्रशासन में आज आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये आपका एक्शन हो गया भ्रष्टाचार, परिणाम क्या निकलेगा? कानूनी दंड मिलेगा, सामाजिक अपमान होगा। तो आज अगर आप रिश्वत के कोई किसी से 100 रुपए ले रहे हैं, चिंता मत करो, व्यर्थ नहीं जाएगा, रिजल्ट पक्का मिलेगा उसका। और रिजल्ट आपको पता है गलत का गलत ही मिलेगा, धर्म कर्म फल में पढ़ेंगे बात अपन। तो आज आप कह रहे हो मुझे कौन देख रहा, मैं गलत कर रहा हूं, तो कोई शक्ति तो देख रही है कर्म सिद्धांत के अनुसार, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। और कई लोग तो यहां तक बोलते हैं जो कर्म सिद्धांत को मानते हैं, स्वर्ग नरक जैसी कोई थ्योरी नहीं है भाई, सब यही भोगने पड़ेंगे आपको। गलत कर रहे हैं तो भी यही भोगने हैं, अच्छे कर रहे हैं तो भी यही भोगने हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। आज मैं गलत कर रहा हूं, हो सकता है कि आज आपके पास में सत्ता हो, ताकत हो, आप गलत कर रहे हैं, तो कर्म सिद्धांत कहता है भाई हर दिन तो ताकत नहीं रहेगी, हर दिन वो रसूख पैसा पावर पद प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो जब आप कमजोर होंगे तब खाट पे सो के, बेड पे सोए सोए बीमार पड़े, सोचेंगे यार गलत किया था, परिणाम आ रहा अब उसका, वो परिणाम लंबे होते हैं फिर, क्योंकि कर्म की लिस्ट लंबी जुड़ती जाती है। अगर आपने गलत किया तो अच्छे किए तो अच्छे भोगेंगे आप। एक तो ये थ्योरी हो गई, कौन सी? इसका नाम है, ये सिद्धांत है नैतिक कारणता सिद्धांत। अच्छा, दूसरा सिद्धांत है निष्काम कर्म। ये हम वैसे एथिक्स में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा जब गीता का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जब गीता और गांधी अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। अभी एक बार हल्का सा ही समझ लो। निष्काम कर्म का मतलब है ये सबसे उच्च नैतिक आदर्श है कर्म सिद्धांत का। फल की आप इच्छा मत करो, फल पक्का मिल जाएगा आपको। अच्छा कर रहे हो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो बुरा। फल की इच्छा किए बिना आप कर्म में रत रहना, निरत रहना, कर्म करो फल की इच्छा से मुक्त रहो, ये आपको एक रट के रखना ही एथिक्स में मैंने आपको याद करा रखा है। व्यक्ति को अहंकार से मुक्ति करता है और मानसिक शांति देता है कि मुझे मेरे कर्म करने, परिणाम देखा जाएगा। यह सिद्धांत कर्म को आध्यात्मिक साधन में बदल देता है, अर्थात व्यक्ति को कर्ता से साक्षी की भूमिका में ला देता है कि आप करते रहो, केवल डूबर नहीं हो आप साक्षी, साक्षी के रोल में हो, आप करो, उसका परिणाम आपको अच्छा मिल जाएगा। देखिए उदाहरण है इसके भाई, अर्जुन और श्री कृष्ण वाला निष्काम कर्म का उदाहरण। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में निष्काम कर्म का पालन किया और उनको रिजल्ट हमारी स्वतंत्रता के रूप में मिला। सिख धर्म में बुलाए ना, कीरत करो, अर्थात ईमानदारी से अपने कर्मों को करते रहो। निष्काम कर्म पूरा डिटेल से, इस पर एक बड़ा लेक्चर होगा अपना एथिक्स जब करेंगे तब इस कोर्स। ये देखो धर्म कर्म फल संबंध बहुत अच्छा सिद्धांत है। ये कहता है धर्म कर्तव्य, नैतिक नियम और सामाजिक दायित्व है।
ये भी एथिक्स में पढ़ेंगे। धर्म के 3 अर्थ होते हैं। एक तो मजहब हम लेते हैं। एक धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, कि आपको अपने पिता धर्म का पालन करो। विद्यार्थी हो तो अपना जो पढ़ाई धर्म है, विद्यार्थी धर्म, उसको पूरा करो। तो एक धर्म का मतलब होता है नैतिकता, ये काम धार्मिक नहीं है, धर्म के अनुसार ये अधर्म का काम है। तो धर्म के 3 अर्थ हैं। यहाँ जो धर्म का अर्थ लिया गया है वो कर्तव्य, नैतिक नियम या सामाजिक दायित्व से लिया गया है। ये कह रहा है कि अगर धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तब तो सकारात्मक फल मिलेगा, और अधर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो उसका फल कैसा मिल जाएगा? नकारात्मक। तो देखो अब इस पर आते हैं। ये टॉपिक का नाम क्या है अपना? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, तो क्या देखते हैं? क्या है कर्म सिद्धांत? कोई एक लाइन में कहे तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सामान्य अर्थ हो गया। एक्चुअली क्या है कि कर्म सिद्धांत है वो दर्शन का एक आधारभूत और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कॉजेशन थ्योरी पर आधारित है, कारणता पर। और ये मनुष्य को स्वतंत्र नैतिक अभिकर्ता मानता है, जो अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। और कर्म का परिणाम है जो फल है वो निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भाग्यवाद का यहाँ पे खंडन किया जाता है। सक्रिय नैतिक जीवन को प्रोत्साहन किया जाता है, और व्यक्ति और समाज के लिए जो नैतिक नियम है वो इसके द्वारा तय किए जाते हैं। कर्म सिद्धांत 3 हमने पढ़ लिए। पहला कॉजेशन थ्योरी, नैतिक कारणता। नैतिक कारणता एक तो ये हो गया। दूसरा निष्काम कर्म, और तीसरा धर्म, कर्म और फल। ये तो अभी 2 मिनट में सिखा देते हैं। धर्म, कर्म, फल। अगर धर्म के अनुसार काम करोगे तो फल सकारात्मक मिलेगा, अधर्म के अनुसार करोगे तो फल आपको नकारात्मक मिलेगा। निष्काम कर्म क्या कहता है? बिना फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहना। सिख धर्म की एक लाइन जोड़ देना, क्या? कीरत करो, अर्थात ईमानदारी से अपने कर्तव्य करते रहो। निष्काम कर्म योग। एथिक्स में डिटेल पढ़ेंगे। नैतिक कारणता क्या कहती है? इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। ये केवल निश्चित है फल, केवल भौतिक कारणता नहीं है। ये एक नैतिकता से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। कर्म सिद्धांत का अर्थ समझ में आ गया? तत्व है, ये अर्थ हो गया। यहाँ पे अपने अर्थ हमने देख लिया। तत्व सिद्धांत। अब बात करते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अब आप थ्योरी को काट सकते थे कि सर एक हमारे सामने उदाहरण है, उन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, बुढ़ापे में बहुत परेशान होके मरे हो। या सर हमारे सामने उदाहरण है, एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत अधर्मी है, वो लगभग लोगों का बुराई करते हैं पर वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके सारे ठाठ हैं। और एक बेचारे बहुत ईमानदारी से रहते हैं पर वो बहुत परेशान रहते हैं। ये कर्म सिद्धांत इसकी व्याख्या कर देता है। कैसे करता है अभी देखते हैं, आओ। भारतीय दर्शन में कर्म जो कार्य है उनको 3 प्रकार के काम बताए गए हैं। पहले है संचित कर्म, दूसरे हैं प्रारब्ध कर्म, और तीसरे हैं क्रियमाण या फिर आगामी कर्म। एक एक लाइन में समझो पहले इनको देसी तरीके से। संचित कर्म सबसे बड़ा भंडार है, ये मेमोरी कार्ड की तरह है, इसमें स्टोर हो रहे हैं आपके कर्म। अर्थात ये सभी पिछले जन्म के कर्मों का संचय, इसे कर्म भंडार कहा जाता है। इसका केवल फल एक ही भाग प्रत्येक जन्म में आपको मिलता रहता है। जैसे इसको ऐसे समझो कि आपने पिछले जन्म में आपने बहुत बुरे बुरे काम किए। उन बुरे कामों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई। संचित का मतलब स्टोर करना होता है। आपने बुरे बुरे कर्म स्टोर कर लिए, अब ये आपका जन्म हो गया इस जन्म में। तो पिछली बार का आपका लंबी लिस्ट थी बुरे कामों की। इस जन्म में आपको फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। अब चाहे कितना भी अच्छा कर्म करो, वो पीछे वाले बराबर हो ही नहीं रहे अभी तक। इसको मैं समझाता हूं आपको, इससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है आपको इसकी व्याख्या करने में। एक है संचित कर्म। संचित, पहले 2 को समझो। एक है प्रारब्ध, एक अलग से बाद में पढ़ेंगे। देखो जैसे कोई एक अक्ष नाम का व्यक्ति है, इसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए।
खूब हत्या, लूटपाट, मार काट सब। तो इसके जो कर्मों की जो लिस्ट थी वो यहाँ संचित हो गई, स्टोर हो गई, बड़ी लिस्ट तैयार हो गई, और इसमें सारे निगेटिव कर्म इसके स्टोर हो गए। तो पूरे जन्म में इसने गलत गलत काम करते रहा, गलत कामों की लिस्ट तैयार हो गई। अब अब इस व्यक्ति ने पूरा जीवन जी लिया, डेथ हो गई, अब इसका दूसरा जन्म हो गया, तो दूसरे जन्म के साथ में लिस्ट साथ में आएगी इसके। अब ये कह रहा है यार मैं बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ, खूब भला किया है, पर लकवा मेरे ही क्यों होना था। आपके जो आपने पहले कर्म संचित कर दिए थे गंदे, वो पिछले जन्म वाली लिस्ट क्लियर नहीं हो पा रही है। इस जन्म में आपके साथ में अगर बुरा हो रहा है, ऐसा समझना बुरा, तो कई लोग बोलते हैं यार हमारे प्रारब्ध है, ये क्या करें। मतलब पिछले जन्म के कुछ गलत काम किए हुए थे, वो काम आज दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो अब समझ गए ना, संचित तो पहले आपने संचित कर लिए थे, इस जन्म में वो पुराने वाले कर्म परेशान कर रहे हैं। समझ आ गई। जैसे आप कॉलेज लाइफ में आपने बहुत गलत गलत काम किए, फिर आप आरएस बन गए, और आपने बड़े दोस्तों की लिस्ट तैयार कर रखी थी जो बिल्कुल 420 टाइप के लोग थे। अब वो रोज आपके ऑफिस में आ जाते हैं। अब आपका एसडीएम बनने के बाद सर्कल बहुत अच्छा हो गया, सारे अच्छे लोग मिल गए, और वो जो पुराने कर्म किए हुए थे आपके, कर्म क्या उनको कांड बोलते हैं, वो आपके अब आगे आते हैं हर दिन ऑफिस में। आप कहते हो यार ये क्या मैंने पहले क्या कर दिया। इधर ऐसा ही है। अब अंतिम देखते हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। क्रियमान या फिर आगामी कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म ये भविष्य में संचित कर्म बन जाएंगे। फिर आपके आज जो कर रहे हैं वो भविष्य में कैसे कर्म बन जाएंगे, संचित कर्म। तो तीनों कर्म समझ में आ गए कौन कौन से हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी या फिर क्रियमान, तीनों कर्म है। इनको एक एक लाइन में पढ़ते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। संचित, ये पिछले बहुत रिसर्च मत करना, सवाल आएगा इससे निकल जाएगा। एक सवाल आएगा 50 वर्ड का इस पूरे टॉपिक से, वो यहां से निकल जाएगा। ये सभी पिछले जन्मों के कर्म का संचय से कर्म भंडार, भंडार आपने तैयार कर लिया वो मेमोरी कार्ड में। इसका केवल एक भाग ही प्रत्येक जन्म में फलित होता रहता है। अभी तो हो सकता है अगला जन्म और लेना पड़े, अभी आपके कर्मों की लिस्ट पूरी नहीं हुई तो। प्रारंभ संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान में आपको अब रिजल्ट दे रहा है। अच्छे कर्म किए थे इस जीवन में, आप चाहे कितने भी गंदे करो, अभी गंदे कर रहे हो वो तो स्टोर आगे के लिए हो रहे हैं, पर पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान जीवन में फल दे रहा है, इसे भाग्य के रूप में देखा जाता है। इसे बदल नहीं सकते, केवल स्वीकार या भोगा। हम बोलते भाई भोगने पड़ेंगे, क्या करें, पीछे कांड ऐसे किए हुए। क्रियान्वयन आगामी, वर्तमान में किए जा रहे कर्म ये अभी रिजल्ट नहीं देंगे। अब जो कर रहे हो ना, आज आज आप पढ़ नहीं रहे हो तो इसका रिजल्ट आज शाम को थोड़ी आ रहा है, वो तो एक साल बाद में आरएस का रिजल्ट आएगा। आज आपने किसी का मर्डर किया है एग्जाम्पल के लिए, 4 साल बाद मान लो आपकी फांसी होगी, तो आज जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम भविष्य के लिए स्टोर हो रहा है। चिंता मत करो, ये पूरी तरह व्यक्ति को, ये व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं। भविष्य बदलने की क्षमता आप में है। आज क्यों गलत करना है कि भविष्य में दुख भोगने पड़े, आज अच्छा कर लो ना। तो इसलिए भाई आपके जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध वो तो आपके हाथ में नहीं थे कि भाई पिछले जन्म में पता नहीं मैं टेररिस्ट हूं तो मैंने गलत काम कर दिए थे, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। पर ये जो क्रियमान है या फिर जो आगामी कर्म है, ये तो आज अपने हाथ में ना। आज क्यों किसी के साथ गलत करना, क्यों किसी के साथ चीटिंग करनी, क्यों अधर्मी बनना, इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। तो आज कंट्रोल कर लो अपने कर्मों को, ताकि भविष्य में परिणाम सुखद हो, अच्छे हो। ये बात यहाँ पे टॉपिक पूरा हुआ। कर्म सिद्धांत का प्रशासनिक महत्व क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस क्या, वही फैंकालॉजी जो आपको एथिक्स में भी यही पढ़ाने वाला हूँ, पबेड में भी यही बताने वाला हूँ, इसमें भी जैसे प्रशासनिक मूल्य विकसित होते हैं। अगर व्यक्ति इतना नैतिक हो जाए कि मुझे अच्छे कर्म करने, मुझे भविष्य में परिणाम मिलेगा, जवाबदेहिता बढ़ती है कि मेरे कर्मों के लिए मैं जवाबदेही होऊंगा भाई, क्योंकि आज जो कर्म कर रहा हूं उसका फल मुझे ही भोगना है, उसका जिम्मेदार केवल मैं हूं। तो कम से कम आप अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर लो, सेवा की भावना रखो, ताकि आज जो कर्म करेंगे उसका भविष्य में अच्छा परिणाम मिलेगा, सुशासन आएगा। कर्मण्यता, आदमी अच्छे कर्म करता है, भ्रष्टाचार कम, गलत काम का परिणाम देखिए, जैसे आप भ्रष्टाचार इससे कम हो जाएगा। गलत काम का परिणाम पता बुराई होगा, इसे घोटालों में क्या आएगी, कमी आएगी। दूरदर्शी सोच होगी, आप आगे का सोचने लग गए अभी, भले आप कितने भी खराब है पर अभी दिमाग में ये जुड़ा रहा है कि अच्छे कर्म करेंगे तो यार वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। दूरदर्शी सोच, आज का कर्म आपका भविष्य तय कर रहा है।
अब पढ़ ही लो ना, 2 साल बाद में क्यों रोना पड़े। हो गया भाई। परीक्षा में अगर सवाल आता है कर्म सिद्धांत को लेकर तो 1 मिनट में मैं रिवाइज करवाऊं, 1 मिनट में। अभी देखो लिखते कर्म सिद्धांत। तो सबसे पहले कर्म सिद्धांत का अर्थ, अर्थ क्या है कर्म सिद्धांत का। सबसे पहले ये बोलना कि ये दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार ये कौन सी थ्योरी पर काम करता है, कॉजेशन थ्योरी, कर्मण्यता की थ्योरी पर आधारित होता है। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। आज जो कर्म करेंगे परिणाम उसका मिलना तय होता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म सिद्धांत के 3 सिद्धांत हमने और पढ़े हैं। पहला सिद्धांत कौन सा पढ़ा, नैतिक कारणता, दूसरा पढ़ा निष्काम कर्म, और तीसरा पढ़ा हमने धर्म कर्म फल। और अंतिम हमने कर्म देखे 3 प्रकार के। एक कर्म होते हैं जो आपके संचित हो गए, एक प्रारब्ध और एक कर्मणि या फिर आगामी कर्म होते हैं। और प्रशासन में इसका महत्व क्या है, जो कि 6-7 पॉइंट आपको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम जो करेंगे वो करेंगे धर्म, और लगभग इतनी देर की क्लास धर्म की होगी, तो हम धर्म सिद्धांत को समझ लेंगे फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट में।